एवरीवन। वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव्य के पार्ट फर्स्ट में आपने दो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। आज हम रंध्र गति की थर्ड मैकेनिज्म सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसे सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण क्यों बोला गया है? इसमें रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया पोटेशियम आयन के स्थानांतरण पर निर्भर है। और सक्रिय क्यों बोला गया है? इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सक्रिय बोला गया है। तो इस सिद्धांत को इमामुरा और फ्यूजिनो ने 1959 में दिया और लेविट ने रूपांतरित किया। यह सिद्धांत ही सर्वमान्य सिद्धांत है। रंध्र गति का यह सबसे मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार दिन में रंध्र कैसे खुलते हैं? दिन में द्वार कोशिकाओं में स्टार्च जो है वो मैलिक अम्ल में बदल जाता है और मैलिक अम्ल टूटता है मैलेट और हाइड्रोजन प्लस आयन में। हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटने पर जो सहायक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन है वो अंदर की तरफ आते हैं द्वार कोशिका में, और द्वार कोशिकाओं से हाइड्रोजन प्लस आयन सहायक कोशिकाओं में जाते हैं, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा एटीपी से ली जाती है। इसीलिए इस सिद्धांत को सक्रिय बोला गया है। और मैलिकम जो है वो एविले है, जबकि अब द्वार कोशिकाओं में पोटेशियम और मैलेट मिलकर, पोटेशियम आ जाने से और मैलेट वहाँ है ही, ये मिलके बनाते हैं पोटेशियम मैलेट, जो कि विलेय है। और विलेय होने के कारण द्वार कोशिकाओं का ओपी बढ़ जाएगा, सांद्रता बढ़ जाएगी, परासरण दाब बढ़ जाएगा। परासरण दाब बढ़ने से डीपीडी बढ़ जाएगा, यानी जल की मांग बढ़ जाएगी। और जल की मांग बढ़ते ही सहायक कोशिकाओं से जल द्वार कोशिकाओं में आने लगेगा, यानी अंतः परासरण की क्रिया होगी। और जैसा कि आपको पता है कि रंध्र के खुलने के लिए अंतः परासरण होना अनिवार्य है, और अंतः परासरण होने के कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाएंगी और रंध्र खुल जाएंगे। तो पूरी रंध्र की गति हम तीनों मैकेनिज्म में देख रहे हैं कि अंतः परासरण होता है, द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। रात्रि में रंध्र बंद होते हैं, तो रात्रि में अंधकार में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होने पर CO2 उपयोग में नहीं आती और CO2 की सांद्रता द्वार कोशिकाओं में बढ़ जाती है। और द्वार कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता बढ़ने से pH का मान कम हो जाता है। pH का मान कम होने से वापस जो स्टार्च मैलिक अम्ल में बदला था दिन में, रात्रि में मैलिक अम्ल स्टार्च में बदल जाता है। और स्टार्च क्या है? एविले है। और आपको मालूम है पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाओं में एक पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल सक्रिय हो जाता है, और एब्सिसिक अम्ल के सक्रिय हो जाने से द्वार कोशिकाओं से जो पोटेशियम आयन पहले सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिका में आए थे वो वापस सहायक कोशिकाओं में चले जाते हैं, और जिससे द्वार कोशिका की परासरण दाब कम हो जाता है, डीपीडी भी कम हो जाता है, यानी जल की मांग कम हो जाती है। और जल की मांग कम होने से द्वार कोशिकाओं का विलयन सांद्र हो जाने से बाह्य परासरण की क्रिया होती है और जल द्वार कोशिकाओं से बाहर की तरफ गति करने लगता है, यानी सहायक कोशिकाओं में जाने लगता है, और द्वार कोशिकाएं शलत हो जाती हैं, पिचक जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो पूरी क्रियाविधि में आपने देखा कि पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन के स्थानांतरण के द्वारा ही रंध्र खुल रहे हैं और रंध्र बंद हो रहे हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत कहा गया है, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इनको दो वर्गों में बांटा गया है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक किसे कहेंगे? कि पत्ती के जो आसपास का वातावरण है वो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, उनको बाह्य कारक में लेंगे। और पत्ती की खुद की संरचना वाष्पोत्सर्जन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, उन कारकों को आंतरिक कारक के रूप में
लेंगे। तो बाह्य कारक में फर्स्ट है तापमान। तापमान यदि बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है। क्यों? तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने से रंध्र प्रकाश बढ़ेगा और रंध्र खुलेंगे, और रंध्र खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। सेकंड, प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति यानी दिन के समय। प्रकाश कब होता है? सूर्य का प्रकाश कब मिलता है पौधों को? दिन के समय। और दिन के समय आपको मालूम है वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। तो दिन के समय क्यों होती है? क्योंकि उस समय रंध्र खुलते हैं, और रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। ये प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से प्रकाश जो है वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से तो रंध्र खुलते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश से तापमान बढ़ेगा, और तापमान से भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। थर्ड कारक है वायु। वायु किस तरह से प्रभावित करती है? पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। वाष्पोत्सर्जन मीन्स जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, यानी वाष्प बन के उड़ रही है, यानी वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है। और वाष्पीकरण की क्रिया के कारण पत्ती के चारों तरफ नमी उपस्थित हो जाती है। और नमी कब हटेगी? यदि वायु तेज प्रवाह से चलेगी तो नमी हट जाएगी, और नमी हट जाएगी, वायु तेज आएगी, नमी हटेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। फोर्थ, प्राप्य मृदा जल। यदि मृदा में पर्याप्त मात्रा में जल है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, अवशोषण होगा और वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। अर्थात तापमान, प्रकाश, वायु और प्राप्य मृदा चारों के समानुपाती है वाष्पोत्सर्जन की दर। ये बढ़ते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, और इनका मान यदि कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन का मान भी कम होगा। आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में हम लेंगे सबसे फर्स्ट पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना में पहला, रंध्रों की संख्या क्या है। यदि रंध्रों की संख्या कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, और यदि रंध्रों की संख्या अधिक है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। दूसरा, रंध्र निमग्न, यानी यदि धसे हुए हैं पत्ती में रंध्र तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। और क्यूटिकल है यदि पत्ती की बाह्य सतह पर, तब भी वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी, क्योंकि आपको मालूम है क्यूटिकल जल के लिए अपारगम्य होती है। और ये जीरोफाइट्स जो पौधे हैं उनका अनुकूलन है एक तरह का। सेकंड, मूल परो अनुपात। यदि मूल परो अनुपात अधिक है तो भी वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। थर्ड, पत्ती का अभिविन्यास। पत्ती किस तरह से पौधे पर लगी हुई है। यदि पत्ती इस तरह से लगी हुई है कि आपतित प्रकाश पत्ती पर समकोण पड़ रहा है, समकोण पड़ रहा है यानी इस तरह से प्रकाश सीधा पड़ रहा है, तो पूरी सतह प्रकाश के संपर्क में है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। और यदि पत्ती समानांतर है, इस तरह से है, तो प्रकाश पूरी तरह से पत्ती पे नहीं पड़ रहा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाष्पोत्सर्जन का महत्व। वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? आपने पढ़ा कि वाष्पोत्सर्जन में जल की हानि होती है वाष्प के रूप में, जो एक तरह से पौधे के लिए हानिकारक है। लेकिन ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लाभदायक भी है, और लाभ इससे अधिक हैं, क्योंकि यदि अवशोषण की दर बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन होगा, तभी अवशोषण की दर बढ़ेगी। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही रसारोहण संभव है। जो जल ऊपर की ओर आता है, रसारोहण आपने पढ़ा कि जल मूलदाब के द्वारा ऊपर की ओर जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करता है, पत्ती तक पहुंचता है, तो वो रसारोहण के कारण संभव है। और रसारोहण किसके कारण संभव है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। सेकंड, रसारोहण द्वारा पौधे जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं, और रसारोहण वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही संभव है। जो जल ऊपर की ओर आता है उसमें जल के साथ साथ अन्य खनिज लवण भी आते हैं, तो ये वाष्पोत्सर्जन होगा तभी रसारोहण की क्रिया होगी। थर्ड, पत्ती का तापमान बनाए रखने के लिए भी वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। जो बहुत अधिक जब गर्मी होती है तो पत्ती की सतह को नमी प्रदान किए रखता है वाष्पोत्सर्जन, जिससे कि पत्ती क्या है, टूटती नहीं है, सड़ती नहीं है, जलती नहीं है।
तो वाष्पोत्सर्जन पत्ती के तापमान को भी कम रखता है। इसके अतिरिक्त जो पौधे में यदि अतिरिक्त जल है वो भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसका निष्कासन होता है। फलों में शर्करा की वृद्धि भी होती है, अर्थात लाभ इससे ज़्यादा है। तो कहा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई भी है। प्रश्न आता है आपका कि वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई क्यों कहा गया है? तो उसका आंसर में आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। लाभ ज़्यादा है, हानि कम है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिंदु स्रावे। बिंदु स्रावे क्या है? तो बिंदु स्रावे पढ़ने के लिए हमें पहले जल रंध्र के बारे में पढ़ना होगा। जल रंध्र क्या है? जो पत्ती हैं, पत्ती की जो शिराओं के अंत में, ये यहाँ पर अंत में एक ओपनिंग होती है, छिद्र पाया जाता है जिसे जलरंध्र कहते हैं। और जलरंध्र के जो शीर्ष पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे जल छिद्र कहते हैं और ये सदैव खुले रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार पार्क में जाते हो सुबह के टाइम, तो घास वगैरह के किनारों पर छोटी छोटी जल की बूंदें दिखाई देती हैं जो कि बिंदु स्रावे के फलस्वरूप ही होती हैं। तो इस जलरंध्र की संरचना क्या है? ये जलरंध्र की संरचना दिखाई गई है इस चित्र में। जलरंध्र के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है अंदर की ओर, जिसे एपिथेम ऊतक कहा जाता है। और एपिथेम के अंदर जाइलम, वाहिनिकाएं और वाहिकाओं के संपर्क में एपिथेम ऊतक पाया जाता है। ये बाह्य त्वचा है, एपिथेम ऊतक है जो शीर्ष पे पाया जाता है, और ये जाइलम, वाहिकाएं, इनके संपर्क में एपिथेम ऊतक होता है। तो क्या होता है? ये हो गया आपके जलरंध्र की संरचना। अब इन जलरंध्रों के द्वारा बिंदु स्रावे कैसे होता है? तो रात्रि के समय जब वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है और जल अवशोषण अधिक हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन हो नहीं रहा, जल की हानि हो नहीं रहा, लेकिन जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब के कारण जल जो है ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे वाहिकाओं से जल कहाँ चला जाता है? एपिथेम कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाता है। और जब एपिथेम कोशिकाएं संतृप्त हो जाती हैं तो इस जल को इस जल छिद्रों के द्वारा बाहर बूंदों के रूप में निकालती हैं, जिसे ही बिंदु स्रावे कहा जाता है। साधारण शब्दों में हम क्या परिभाषा दे सकते हैं कि कुछ पादपों की पत्तियों के किनारों व शीर्ष से जल की बूंदें स्रावित होती हैं, जिसे बिंदु स्रावे कहा जाता है। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक है रस स्रावे। रस स्रावे क्या है? ब्लीडिंग। जब कभी पादपों की शाखा या तनी किसी कारण से टूट जाती है या कट जाती है तो आप देखते हैं कि उसके उस भाग से कुछ जल और घुलित लवण, कार्बनिक पदार्थ बाहर रिसने लगते हैं। उसी को रस स्रावे कहा जाते हैं। और यह भी रस स्रावे की घटना भी मूलदाब के कारण होती है। तो आपने 3 घटनाएं, वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्रावे और रस स्रावे, इन तीनों का कारण क्या जाना कि इन तीनों का कारण क्या है? मूलदाब। और रस स्रावे की घटना आप एग्जाम्पल के तौर पे रबड़ के वृक्ष से जो रबड़ का निर्माण किया जाता है वो इसी घटना के फलस्वरूप होता है। तो बच्चों, इस तरह से ये लेसन का एंड हो चुका है और ये कुछ होमवर्क दिया है जिसे आप लेसन अच्छे से पढ़कर बार बार वीडियो देखकर इसे हल करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।